गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट 3। सेट 2 हो चुका है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सेट 1 और 2 दोनों वीडियो बन चुका है, और एसएसटी का भी सेट 1 2 कंप्लीट हो चुका है, मॉडल सेट वो भी बन चुका है। और बस मैं फटाफट जल्दी जल्दी सारा वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और आप फटाक से पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस वीडियो को पहले फटाफट दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि दोस्त लोग भी आपके पढ़ लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, इसके सामने कोई लड़का 100 सेंटीमीटर का दूरी पे खड़ा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इसी के पीछे इतना ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर इधर और 100 सेंटीमीटर इधर, टोटल कितना 200 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर 200 सेंटीमीटर। एक अब सेकंड है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है जबकि दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिए आपका बनेगा इसमें, इसमें प्रतिबिंब आपका बन जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है? दृष्टि क्षेत्र यानी देखने वाला क्षेत्र बड़ा होता है, तो आपका उत्तल दर्पण होता है ना। उत्तल दर्पण उभरा हुआ भाग होता है, इसी कारण से इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो यह लेंस होगी। तो देखिए ये जो क्षमता दिया हुआ है वो प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव में, धनात्मक में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये जो लेंस होगा वो आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस का जो है क्षमता वो धनात्मक में आता है, और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक में आता है। अगर ये माइनस में दिया रहता तब अवतल लेंस हो जाता। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का फोकल आभासी होता है? अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है। फोकस आभासी तो होता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में से गमन करती होगा, ठीक है, करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण किधर झुकेगी, मतलब किधर जाएगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, जब वायु से प्रकाश की किरण जो है जल में और तिरछी प्रवेश कर रही है तो। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर देखिए, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? कुल मिलाकर के मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वो वास्तविक दिखता है लेकिन उल्टा दिखता है। एट में देखिए, पछामी पेशियाँ के दुर्लभ हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? हाँ, पश्चिमी पेशिया से देखिए, ऐसे तो इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, निकट है, दूर है, दोनों है, ऐसे होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, तो इसलिए आप इसमें डी ऑप्शन चूज कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष होता है पश्चिमी पेशिया का दुर्बल होने के कारण से। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन है, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो जो लेंस आंख में लगा होता है, इसका वक्रता को जो बदलता है मांसपेशियां, उस मांसपेशियां को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिलियारी। ठीक है, सिलियारी कहते हैं। 10वां नंबर है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो दृष्टि पटल पे, ठीक है, रेटिना पे। विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो विद्युत धारा नापने वाला जो यंत्र है उसको एमीटर बोलते हैं। 12 नंबर है कि प्रतिरोध का SI मात्रक, तो देखिए ओम मीटर होता है, ओम मीटर, तो ए नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा 12 का। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? ठीक है, किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तर ध्रुव से। वो क्योंकि देखिए आप उसमें भी मैग्नेट मैग्नेट जो चुंबक होता है उसमें नॉर्थ दिखाता है, और कंपास जो होता है, कंपास भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो वही उत्तर ध्रुव से ही प्रकट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया हुआ है, C4H4 का विलयन का रंग नीला होता है। Na2 कोई गैस नहीं होता है, NO2 होता है। ठीक है,
तो NO2 गैस का रंग भूरा होता है या फिर दोनों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, दोनों। ठीक है, बस ये Na2 की जगह NO2 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स का जो पैकेट आप लोग खाते हैं, लेस कुरकुरे, उसके अंदर देखते हैं हवा भरा होता है, तो उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगर ये नहीं भरा जाएगा तो वो चिप्स जो है महकने लगेगा, क्योंकि वो तेल से छाना हुआ रहता है, मसाला डाला हुआ रहता है, तो विकृत गंधिता मतलब वही महकने लगना, तो नाइट्रोजन गैस डाला हुआ रहता है। उसके बाद मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन का दहन किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद 17 नंबर, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दीवार पर हम लोग जो सफ़ेदी यानी पोचाड़ा करते हैं, तो पोचाड़ा किस चीज़ से करते हैं? चूना से करते हैं, और चूना का जो सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। 18 नंबर, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक जिस पे हम लोग अम्लीय क्षार का जांच करते हैं, तो देखिए आप हल्दी पे भी जांच कीजिएगा तो हो जाएगा। हल्दी में जब आप वो डालिए, क्षारक डालिए, यानी कि सर्फ भी आप डाल करके देखिए, तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तो हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं, लिटमस पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, वैनिला का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उपयोग तो सभी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? बताना है कि प्रबल क्षारक नहीं है। तो देखिए NaOH, OH, OH का होल टू, इसका जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी सब प्रबल क्षारक है। और आपका क्वेश्चन पूछा है कि प्रबल क्षारक नहीं है। NaOH का उपयोग होता है, तो NaOH का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। ठीक है, अपमार्जक मतलब वही सर्फ होता है, तो साबुन सर्फ बनाने में। मेथेनॉइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है? तो मेथेनॉइक अम्ल बहुत सिंपल है, ये आपका लाल चींटी के डंक में भी और नेटल के डंक में भी। ठीक है, दोनों में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। जब उसका डंक लग जाएगा, जैसे चींटी काटता है, खोटा जो होता है वो काटता है, तो बहुत देर खुजली होने लगता है, जलन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके डंक में अम्ल होता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए दोनों कर लीजिएगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो ये बहुत सिंपल है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो O2 गैस उत्पन्न करेगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड, H2 हाइड्रोजन, O2 नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपका वाष्पोत्सर्जन का क्रिया में होता है। उसके बाद स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो देखिए इसी से अभी हम लोग किए थे, दो चीज़ किए थे, गोल्ड और सिल्वर, तो इसी से आपको मिल जाएगा आंसर, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो 24 का डी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। 24 का डी नंबर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, फिर से वही चीज़ आ गया है, तो फिर यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए, अभी हम लोगों ने जो टिक किया तो उसके अनुसार से यही कॉपर आपका आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार दे दिया गया घुमा फिरा करके। 26 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बतलाना है। पहला लिखा हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन के अप्रूप है, तो हाँ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, एकदम सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो हाँ सही है। कार्बन में समव्ययता का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 26 का डी नंबर। फिर 27 में देखिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो अगर आप बाईं से दाईं ओर जाइएगा तो संयोजकता में वृद्धि होते हुए नजर आएगा, इसलिए 27 का बी नंबर कर लीजिएगा। 28, पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, तो जल का जो वहन करता है पादप में होता है जाइलम। ठीक है, उसके बाद मछली का हृदय, देखिए अभी मानव का हृदय इससे पहले पूछा गया था, तो मुझे बताइएगा मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। फिलहाल यहाँ है मछली का हृदय, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मछली का हृदय 2 भाग में ही बटा होता है। उसके बाद 30 नंबर है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र के लिए आधारी निस्यंदन एकक भी होता है। ठीक है, 31 नंबर है, रक्त दाब किस तंत्र से मापा जाता है होगा। ठीक है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो हम लोग नापते हैं वो किस यंत्र से नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्फाइगो मैनोमीटर। ठीक है, स्फाइगो मैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तदाब। 32 नंबर, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है एंड्रेलिन। ठीक है,
बी नंबर ऑप्शन एंड्रेलिन, यही कर लीजिएगा। 33 नंबर, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है आपका वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद 34 नंबर है आपका विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित, ठीक है। तो विषाणु से HIV और वार्ड दोनों होता है, ठीक है, ये दोनों विषाणु जनित रोग हैं। प्लस प्लेसेंटा की संरचना होती है, तो इसकी संरचना कैसे होती है? तो तस्तरी नुमा होती है। उसके बाद 36, निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो जीवाश्म का उदाहरण आपका ये जो है ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजा सॉरस, ये सभी है, ठीक है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर, निम्न में से कौन बौना पौधा को दर्शाता है? तो बौना पौधा को दर्शाने के लिए हम लोग छोटा FF का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ऐसे तो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, फिर CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब तो ज़रूरी वाला गैस है। उसके बाद निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण आपका खेती और बागवानी दोनों हो जाएगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका होता है CH4 मीथेन गैस, ठीक है, ये बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी बायोगैस में हम लोग को मीथेन गैस ही प्राप्त होता है। चलिए, तो ये रहा आज का आपका साइंस का सेट 3, ये आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट 4 करेंगे, SST का भी हम लोग सेट 3, 4, 5 फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम लोग आगे का भी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।